आज हम लोग क्लास 8 का फिजिक्स का पहला चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें दो पार्ट अलग अलग है, एक फोर्स है और एक प्रेशर है। दोनों को सेपरेटली हम लोग पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स को डिफाइन करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड 8 तक फोर्स में सिर्फ उसके डिफिनेशन पे फोकस है, बाद बाकी चीजों पे फोकस नहीं है। जैसे फोर्स का क्या फॉर्मूला होगा, फोर्स कितने तरह के होते हैं, ये सारी चीजें भी इसमें पढ़ना है। फोर्स कितने तरह के होते हैं पढ़ना है, लेकिन फोर्स का ये फॉर्मूला नहीं पढ़ना है। ये आप स्टैंडर्ड 9 में जाकर पढ़ें, ठीक है ना। तो अभी हम लोग तत्काल मेनली फोकस करेंगे फोर्स का क्या डेफिनेशन होगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, सपोज करिए कि इस ढंग का एक ट्यूब है। ये ट्यूब फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस माने इसमें कोई चीज अगर मूव करे तो कोई फ्रिक्शन फोर्स लगना नहीं चाहिए। इसमें एक बॉल को हम यहाँ से गिराते हैं, बॉल को यहाँ से गिराते हैं तो होता क्या है, ये कॉमन सेंस भी आपका काम करता होगा कि अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये बॉल अगर इसमें गिरेगा तो ये यहाँ पे आते आते यहाँ नहीं रुकेगा, ये यहाँ पे आके रुकेगा। मीन्स जिस हाइट से आप इसको गिराए हो उसी हाइट पे जाके ये रुकेगा और फिर यहाँ से क्या होगा, नीचे आके फिर इस हाइट पे आएगा। और ऐसा तब होगा जब फ्रिक्शन नहीं होगा। अगर फ्रिक्शन होगा तो फिर नहीं होगा। समझ में आ रहा है। अब इस ट्यूब को थोड़ा सा स्लाइड कर देते हैं, थोड़ा सा झुका देते हैं। अब इसमें बॉल को हम डालते हैं। अब ये बॉल तब तक चलेगा जब तक वो उसी हाइट पे पहुंच नहीं जाएगा। ये हाइट पे आया, ये देखिए सेम हाइट पे आया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि ट्यूब को पैरेलल टू अर्थ कर देता हूँ, इस ढंग से कर देता हूँ। अब अगर बल्ब को हम यहाँ गिराएंगे तो ये तब तक चलेगा जब तक इसी हाइट पे ये पहुंच नहीं जाएगा। यहाँ पे पहुंचना चाहिए, लेकिन जिस तरह से आपने ट्यूब बनाया है लगता है कि ये बल्ब कभी भी इस हाइट तक पहुंच नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या है कि मैंने क्या कहा कि ये तब तक चलेगा। देखो, ये यहाँ से यहाँ तक चला, ये थोड़ा ज्यादा दूर चला, क्योंकि ट्यूब तब तक चलते रहना है जब तक उसी हाइट तक पहुंच नहीं जाना है। और ये क्या होगा, ये तब तक चलता रहेगा जब तक उसी हाइट पे पहुंच नहीं जाएगा। तो हमको नहीं लगता है कि कभी वो हाइट पे पहुंचे। इसका मतलब क्या है कि ये कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा। इसको हम लोग कहते हैं गैलीलियोस लॉ। गैलीलियो ने क्या कहा कि अगर कोई गैलीलियो ने क्या कहा कि कोई भी बॉडी तब तक चलता रहेगा जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगेगा, क्योंकि ये स्थिति देख रहे हो, ये चलता ही रहेगा, ये रुकना नहीं है। कब तक चलता रहेगा, जब तक उसी हाइट को पहुंच नहीं जाएगा। लेकिन इस हिसाब से तो लग रहा है कि वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, अगर कोई बाहर से उसको रोकेगा नहीं। इसका मतलब हुआ कि गैलीलियो ने क्या कहा कि अगर कोई बड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो वो तब तक चलता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगेगा। समझ में आ रहा है। बाद में आके क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे, बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, नाम सुने होंगे, न्यूटन ने इसको थोड़ा सा चेंज किया, ठीक है। न्यूटन ने क्या कहा कि अगर कोई बॉडी चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा, अगर कोई बॉडी रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहेगा। रुका होने का क्या मतलब है कि उसकी वेलोसिटी 0 है। रुका होने का मतलब क्या, वो वेलोसिटी, तो गैलीलियो ने कहा क्या कि जो वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी में रखिए। मतलब आपकी वेलोसिटी अगर 0 है तो 0 ही रहेगी। 0 होने का मतलब क्या, रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा। और अगर माने आपकी वेलोसिटी 20 है तो आप 20 से ही चलते रहिएगा, लेकिन कब तक, जब तक बाहर से कोई फोर्स, अगर फोर्स लग गया तब क्या होगा। तो अगर मान लो कि कोई बड़ी 0 अवस्था में है, मीन्स रेस्ट में है, आप उस पर फोर्स लगा दिए तो हो सकता है मोशन में आ जाए। नहीं, अगर कोई मोशन से चल रहा है
ठीक है, आप पीछे फोर्स लगा दोगे तो क्या होगा, वो रेस्ट में आ जाएगा। आगे चल रहा है, आप पीछे पकड़ के खींचिए तो क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। तो न्यूटन ने यही कहा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो कब तक रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आप 9 में जाके पढ़िएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि फोर्स को हमको डिफाइन करना था, फोर्स का डिफिनेशन देना था, और फोर्स का डिफिनेशन बिना फर्स्ट लॉ को पढ़े आप नहीं कर सकते थे, इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट लॉ पढ़ाया। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन का डेफिनेशन ये लिखता हूँ, स्टेटमेंट लिखता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है, जरा देखिए क्या लग गया कि ये बॉडी इज इन रेस्ट विल बी इन रेस्ट, अ बॉडी इज इन मोशन विल बी इन मोशन। कब तक, until and unless an external force is not applied on that। वो तब तक बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगेगा। और अगर एक्सटर्नल फोर्स लग गया तो क्या होगा, तो होगा क्या कि बॉडी का पोजीशन चेंज हो जाएगा। मीन्स अगर बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा, और अगर बॉडी मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगा। चल रहा है, आप आगे जा रहे हैं, पीछे फोर्स लगा तो क्या हो जाएगा, वो बॉडी रेस्ट में आ जाएगा। अगर रेस्ट में है कोई बॉडी, आप फोर्स लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो मोशन में आ जाएगा। मेरे कहने का यही सेंस है कि फोर्स का डेफिनेशन क्या है, तो कहता है कि फोर्स इज ए फिजिकल काउच दैट कैन change the position of the body, that can change the position of the body। position means what, rest and motion। अगर रेस्ट में है तो मोशन में कर देगा, अगर मोशन में है तो रेस्ट में कर देगा। कौन कर देगा, फोर्स कर देगा। यानी फोर्स किस चिड़िया का नाम है, तो फोर्स वो चिड़िया है जो किसी बॉडी पे अगर लगे तो उसके पोजीशन को क्या कर दे, चेंज कर दे। समझ में आ रहा है, तो इसको पॉज करके उतारिए। देखिए फोर्स के डेफिनेशन में क्या लिखा, फोर्स इज अ फिजिकल काउच दैट कैन चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी। यहां तक तो आपको समझ में आ रहा है। आगे मैंने क्या लिखा, और ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी। इसका क्या मतलब है, आप सपोज करो कि ट्रेन खड़ी है प्लेटफॉर्म पे और आप फोर्स लगाए, तो क्या आप ट्रेन का पोजीशन चेंज कर दोगे, रेस्ट में है आप मोशन में ला दोगे उसको, या ट्रेन चल रही है आप पीछे पकड़ के खींचोगे तो रुक जाएगी, नहीं रुकेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोशिश कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी, इजंट इट। इसलिए मैंने कहा कि फोर्स लगाने से कोई जरूरी नहीं है कि पोजीशन चेंज ही हो जाए, लेकिन ट्राई तो कर रहे हैं ना, कोशिश तो कर रहे हैं ना। तो अगर आप कोशिश भी कर रहे हैं पोजीशन चेंज करने का, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स ही बोलेंगे। और आपके बुक में आपके स्टैंडर्ड पर क्या लिखा होगा, फोर्स का डिफिनेशन कि पुश और पुल इज इक्वल फोर्स। पुश का मतलब होता है अपने से दूर करना, और पुल का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना। तो चाहे आप पुश कर रहे हो चाहे आप पुल कर रहे हो, दोनों स्थिति क्या हो रही है, बॉडी रेस्ट में है, उसको क्या कर रहे हो, मोशन में कर रहे हो। अगर गेट है, गेट लगा हुआ है, लिखा रहता है गेट पे पुश, जाते हो कभी मॉल वगैरह में तो गेट पे लिखा रहता है ना पुश या पुल। तो पुल का मतलब क्या समझते हैं, पुश का मतलब क्या समझते हैं, पुल का मतलब होता है टुवर्ड्स योरसेल्फ, आप अपने तरफ खींचो। अब पुश का मतलब होता है अवे फ्रॉम योरसेल्फ, अपने से क्या करो, दूर करो। तो चाहे पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, दोनों स्थिति में क्या हो रही है कि जो गेट है वो गेट से क्या चीज में आ जा रहा है, मोशन में आ जा रहा है। तो खाली रेस्ट से मोशन में आ रहा है, खाली रेस्ट से। लेकिन मैंने फोर्स का डिफिनेशन क्या बताया कि खाली रेस्ट से मोशन नहीं, मोशन से रेस्ट भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोनों स्थितियां अगर हो रही है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। तो दिक्कत समझ में। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, बहुत ज्यादा इसमें फोकस नहीं करेंगे कि कैसे फॉर्मूला है, लेकिन फोर्स का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला ऑफ फोर्स
देखिए फोर्स एफ से डिनोट करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू होता है एम ए। एफ मींस क्या हुआ फोर्स, एम मींस क्या हुआ मास, और ए मींस हुआ एक्सेलरेशन। अब देखिए इसमें दो चीज से आप अवेयर हैं। फोर्स अब आप जानते हो क्या होता है, मास मींस समझ रहे हो वजन, लेकिन ये एक चीज जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन आप नहीं समझ रहे हो। एक्सेलरेशन को थोड़ा समझिए, तब आप फोर्स के फॉर्मूला को बेटर समझ सकते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला एम। सपोज करिए कि कोई गाड़ी है and it is initially running with the velocity of 10 meter per second। मान लेते हैं कोई गाड़ी है ये 10 मीटर के स्पीड से चल रहा है, ये किधर जा रहा है, एरो से दिख रहा है किधर जा रहा है, आगे जा रहा है। इस पे मैंने फोर्स लगा दिया, किधर, इधर जा रहा था, इधर जा रहा है, उधर ही मैंने क्या लगा दिया, तो क्या होगा इसका स्पीड 10 ही रहेगा कि 10 से कम होगा कि 10 से ज्यादा होगा, 10 से ज्यादा होगा। सपोज करते हैं कि इसका स्पीड हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, और आपने जब फोर्स लगाया होगा तो कुछ देर के लिए लगाया होगा। जबकि अभी मान लो साइकिल जा रहा है, साइकिल पे आप फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाते हो कुछ देर के लिए लगाते हो, 1 सेकंड 2 सेकंड हाथ आपका रहेगा सटा हुआ कि नहीं रहेगा। कोई है कि धक्कते हुए जा रहा है तो वो ज्यादा देर तक लगा रहा है तो उसका स्पीड ज्यादा चेंज होगा, कोई है कि धक्का देकर हटा दिया तो वो कम चेंज होगा। लेकिन चेंज दोनों स्थिति में होगा, ज्यादा चेंज होगा या कम चेंज होगा ये डिपेंड कर रहा है कि कितना देर तक आप फोर्स लगा रहे। अगर कोई कम देर तक लगा रहा है तो कम फोर्स चेंज होगा, अगर कोई ज्यादा देर तक लगा रहा है तो ज्यादा चेंज। अब देखिए आपका वेलोसिटी चेंज हुआ, वेलोसिटी आपका कितना चेंज हुआ, 30 मीटर पर सेकेंड, 10 था 40 हो गया, तो कितना वेलोसिटी चेंज हुआ 30। कितने देर में, तो 1 सेकंड में कितना चेंज होगा 10, और 1 सेकंड में जो वेलोसिटी चेंज होता है उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। समझ में आ रहा है, यानी इन 3 सेकंड the velocity change is 30 meter per second. Therefore, in 1 second, the velocity change will be 30 upon 3. This is 10 meter per second. ये जो वेलोसिटी चेंज है, आपका वेलोसिटी चेंज कितना हो रहा है 10 मीटर कितने देर, 1 सेकंड में। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी एक्सेलरेशन क्या हुआ, एक्सेलरेशन का मतलब हुआ वर्ड बना है कहां से, एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर का ही होता है ना, क्या करते हो एक्सेलरेटर लेते हो तो क्या आपका वेलोसिटी चेंज होता है, ये नहीं होता है, बस वहीं से सेंस कर वही फील लो। जब ये एक्सेलरेशन मतलब सब बोले तो समझ लेना कि गाड़ी का वेलोसिटी क्या हो गया, चेंज हो गया। समझ में आ रहा है ना। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, तो देखो एक्सेलरेशन कैसे निकाले थे हम लोग, क्या था अभी हम लोग क्या किए थे कि 3 सेकंड में कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा था 30 मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकंड में कितना चेंज होगा 30/3, तो 30 में क्या लगा हुआ है मीटर पर सेकेंड, और 3 में क्या लगा हुआ है सेकेंड, तो 3 से 3 तो कट जाएगा, तो ये क्या हुआ 10, और उसके बाद क्या हुआ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ भी ये जो सेकेंड है, ये सेकेंड कहाँ है, बाई में है कि ऊपर है, बाई में है, तो बाई वाला भी क्या लिखा है पर सेकेंड, यानी इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया, ये क्या हो गया यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। यूनिट ऑफ फोर्स,
किसी भी चीज का यूनिट लिखना है तो पहले फॉर्मूला लिखो। हमको किसका यूनिट लिखना है? फोर्स का। तो फोर्स का फॉर्मूला तो भी हम बताए थे आपको, m into a, मास into एक्सेलरेशन। अब मास माने वजन, वजन का यूनिट क्या होता है? kg। और एक्सेलरेशन का यूनिट अभी हम आपको बताए थे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही हो गया एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको हम लोग पढ़ते क्या है? न्यूटन। लिखेंगे न्यूटन लेकिन समझेंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट। सी माने सेंटीमीटर, माने दूरी को किस चीज में नापना है? सेंटीमीटर में। मास को किस चीज में नापना है? जी, जी माने ग्राम में। और एस टाइम को किस चीज में नापना है? सेकंड में। तो यहाँ देखो ये क्या है? मास है ना, मास को केजी में नहीं नापना है, किस चीज में नापना है? तो केजी नहीं लिखते, क्या लिखेंगे? ग्राम। ये मीटर, मीटर माने दूरी हुआ, दूरी को किस चीज में नापना है? सेंटीमीटर में। तो मीटर नहीं लिखे, क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर। पर है तो पर लिखे। सेकंड तो सेकंड ही होता है तो हो गया सेकंड। और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? डाइन। ये न्यूटन और डाइन, ये न्यूटन और डाइन दोनों साइंटिस्ट, दोनों जो है वो क्या है? साइंटिस्ट है। सिर्फ इसके नाम को ऑनर करने के लिए, इसको इज्जत देने के लिए हम लोग केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते नहीं है। लिखते क्या है? न्यूटन। लेकिन समझते क्या है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसी तरह से लिखते हम डाइन, लेकिन समझेंगे क्या? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो इस तरह से आज यहीं पे हम इसको स्टॉप करेंगे, आगे